और खबरें अब आपको विस्तार से दिखा देते हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जमैका के पीएम के प्रोटोकॉल में एक बड़ी चूक की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि भारत दौरे पर आए हैं जमैका के प्रधानमंत्री। संसद जाने की सुरक्षा कर्मियों को जानकारी नहीं थी। संसद के गेट पर जमैका के पीएम को रोका गया। विजय चौक के चक्कर लगाता रहा काफिला। जमैका के पीएम के दौरे पर यह बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जमैका के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में दरअसल ये एक बड़ी चूक है। भारत के दौरे पर आए हुए हैं पीएम। संसद जाने की सुरक्षा कर्मियों को जानकारी नहीं थी। ऐसे में संसद के गेट पर ही जमैका के प्राइम मिनिस्टर को रोका गया और ऐसी स्थिति में विजय चौक के आसपास उनका काफिला चक्कर लगाता रहा। आपको यह बता दें कि जमैका के पीएम के दौरे के पर यह बड़ी एक लापरवाही सामने आई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास ले चलता हूं। आशीष, आपके पास और क्या अपडेट है? बिल्कुल नहीं पता। ऊपर से लेकर के नीचे तक मुझे लगता है कई लोगों की जवाबदेही तय होगी और होनी भी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल में ब्रीच है जो हम कर्टसी एक्सटेंड करते हैं अपने विदेशी मेहमान को। खुद 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय और बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव बातचीत हुई थी। अखिलेश, मैं आपको बताऊं, बड़ा हिस्टोरिक तौर पर इस विजिट को देखा जा रहा था जमैका के पीएम को। आज उनको पार्लियामेंट विजिट करना था, संसद भवन में, और मुझे सोर्सेज ने बताया है कि एक बार नहीं, विजय चौक का इलाका आपने देखा है जहां पर पार्लियामेंट हमारी संसद भवन स्थित है, 2 राउंड लगाने पड़े उनको। सुरक्षा कर्मियों को ये कुछ आइडिया ही नहीं था, क्लू ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी कि जमैका के प्रधानमंत्री का विजिट है और उनको कैसे कर्टसी एक्सटेंड करना है। विजय चौक के गेट से जाना था। 2 बार उनके कैवलकेड ने वहां पर पूरा का पूरा विजय चौक का चक्कर लगाया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब वो कार से उतरे, जब ये हुआ कि उनको अंदर दाखिल होने दिया जाए, तो कम से कम 2 से 3 मिनट गेट पर खड़ा रखा गया। उसके बाद कहीं जाकर के उनको अंदर जाने की अनुमति मिली। मुझे लगता है ये सुरक्षा में भी चूक है, प्रोटोकॉल में भी बड़ी ब्रीच है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें जरूर जवाबदेही तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए आपका। और अभी की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों में सरेंडर करने को कहा है। सूरज भान समेत 6 आरोपी हालांकि बरी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद, और इसी मामले में यह एक बड़ा फैसला। आरोपी मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी दोनों को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने को कहा है। हालांकि सूरज भान समेत 6 आरोपियों के लिए राहत भरी खबर कि उन्हें बरी कर दिया गया है, लेकिन मुश्किलें बढ़ चुकी हैं मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी की, और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के अंदर आप सरेंडर करें। तो बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड, सनसनीखेज हत्याकांड, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे, इस मामले में अभी की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी दोनों को उम्र कैद की सजा मिली है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, मियाद तय कर दी गई है कि 15 दिनों के भीतर सरेंडर करिए। हालांकि सूरज भान को इस मामले में राहत मिल गई है। सूरज भान समेत 6 आरोपी बरी करार दिए गए हैं। बिहार के पूर्व मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद, और उसी मामले में हत्याकांड में यह बड़ी खबर आ रही है। यह खबर और ज्यादा विस्तार से समझते हैं क्या कुछ आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पटना भी आपको लिए चलेंगे शशांक के पास, लेकिन अंकित, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन और है? देखिए, ये मामला जो है, जैसे आपने भी जिक्र किया, 1998 का जो मामला था, जिसमें जो है बृज बिहारी प्रसाद, जो कि उस समय लालू प्रसाद यादव सरकार में मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसमें जो है कुल 8 आरोपी थे। लेकिन निचली अदालत ने इन 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, पटना हाईकोर्ट में पहुंचा, तो पटना हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को सबूतों के अभाव की बात करते हुए बरी कर दिया था, जिसके बाद में इस मामले को, हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में इस मामले की सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सूरज भान और राजन तिवारी समेत जो है, जो 6 आरोपी, अन्य 6 आरोपी, यानी कि टोटल 8 आरोपियों को जो बरी किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उसमें उस फैसले को थोड़ा सा बदलाव किया है। यानी कि पलटते हुए ये कहा है कि जो मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन दोनों को जो है, इनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। वहीं सूरज भान समेत अन्य जो 6 आरोपी थे, उनको जो हाईकोर्ट का फैसला था, यानी कि बरी करने का फैसला सबूतों के अभाव में, वो जो है सही पाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस वजह से, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो तमाम आरोपियों को बरी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, उसमें मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला उम्र कैद के दोषी रहेंगे। जी ठीक है,
शशांक, ये बताइए बिहार में अब इस पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, इसके क्या कुछ राजनीतिक मायने मतलब भी वहां अब निकाले जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो कोर्ट का फैसला है, राजनीति तो इस पर नहीं होनी चाहिए। जो मुन्ना शुक्ला है, इसी साल आरजेडी से, वैशाली से वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, बाहुबली हैं। लेकिन जो इस पूरा मामला आपको बता दें, 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की आईजीएमएस में गोली मारकर हत्या की गई थी। तो 2014 में सभी 8 आरोपियों को जो है पटना हाई कोर्ट ने बरी किया। उसके बाद उनकी जो पत्नी है स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की, रमा देवी, वो चली गई थी इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई भी। तब उसी में ये जो है पूरा जो है वो निर्णय आया है। मुन्ना शुक्ला और जो मंटू तिवारी हैं, उनको जो है वो सजा रहेगी उम्र कैद की। जो बाकी जो बरी जिनको किया गया था वो बरी ही रहेंगे, जो 5 लोग हैं, जो इंक्लूडिंग सूरज भान। तो सियासत तो इस पर हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं होगी, क्योंकि मुन्ना शुक्ला अभी भी आरजेडी में, बीजेपी हो सकता है घेरे कि लोग ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनका आपराधिक छवि है। लेकिन आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एनडीए में भी ऐसे नेताओं को टिकट मिला था जिनका आपराधिक छवि रहा है, आपराधिक छवि। तो सियासत उतनी तो नहीं होनी चाहिए जिस तरह की बात उठ रही है। लेकिन हाँ, एक बड़ा झटका जो है जरूर है वो मुन्ना शुक्ला के लिए, मंटू तिवारी के लिए। सूरज भान जैसे नेताओं को बड़ी राहत मिल गई। ये वही सूरज भान है जो कि रामविलास पासवान के साथ भी रहे, एलजेपी में लंबे वक्त तक रहे। जी, सूरजभान सिंह अभी एक्स एमपी हैं। उनके भाई चंदन सिंह पारस की पार्टी से सांसद थे, लेकिन इस बार उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था। सूरजभान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बार पत्नी को चुनाव लड़ाकर जीता है और एक बार अपने भाई को जीता है। तो सूरजभान का पूरे मसले पर क्या कहना है ये देखना होगा। तो 5 लोग बढ़ ही रहेंगे। जो आदेश था पटना हाई कोर्ट का, उसको सही सुप्रीम कोर्ट ने पाया है। तो अब सूरजभान का इस मसले पर क्या रिएक्शन है, हम वो भी जानने की इस पर नजर बनाकर रखिएगा शशांक, जैसी कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे वो जानकारी भी। फिलहाल आपका और अंकित का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर, चुनाव प्रचार छोड़कर सोनिया से मिली है कुमारी सैलजा। दिल्ली में सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा की मुलाकात हुई है। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन चुनाव प्रचार छोड़कर कुमारी सैलजा सोनिया गांधी से मिली हैं। मुलाकात का क्या मतलब समझते हैं अपने सहयोगी, हमारे साथ जैनेंद्र मौजूद हैं। जैनेंद्र, क्यों हुई है मुलाकात? वो भी प्रचार वाले दिन प्रचार ना करके ये मेल मुलाकात। वाकई बहुत दिलचस्प ये बैठक हुई है अखिलेश। हालांकि बैठक सोनिया गांधी और शैलजा के बीच हुई है, तो बैठक की डिटेल सामने नहीं आ पाई है कि आखिर किस वजह से शैलजा ने ये मुलाकात की है। शैलजा ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है जैसा आप बता रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश के राष्ट्रीय, वो आज प्रचार में है। राहुल गांधी की भी 2 सभाएं हैं, लेकिन इन सबके बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शैलजा का 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मिलना बहुत अहम है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान हरियाणा में हमने देखा कि हमारी शैलजा की जो नाराजगी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के में अपनी उपेक्षा का, खुद टिकट ना मिलने का, वो एक केंद्रीय बना रहा चर्चा का। बीजेपी ने भी इसको लेकर कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस से लगातार ये सवाल पूछे जाते रहे हुड्डा और शैलजा के बीच जो खाई है। तो इसी लाइट में, इसी रोशनी में इस मुलाकात को देखना होगा। हालांकि इसकी डिटेल जो है, बैठक में सोनिया गांधी और शैलजा के बीच क्या बात हुई, इसकी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम है। चलिए ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए, अंदर खाने से कोई खबर मिलेगी तो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे वो खबर भी। अब अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कलह की स्थिति है। अजीत पवार का जो गुट है वो चाहता है कि कम से कम 50 सीटें उन्हें दी जाएं, लेकिन सीएम शिंदे इसके लिए तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार का गुट जिन सीटों की मांग कर रहा है उनमें से कुछ सीटें शिंदे गुट की हैं। अमित शाह जब मुंबई में थे तो अजीत पवार गुट के नेताओं ने उनसे 4 बार मुलाकात की। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेता थे, लेकिन सीएम शिंदे शामिल नहीं हुए। तो सीट बंटवारे को लेकर जो ये रसाकशी नजर आ रही है, उसी पर कुछ और अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी गणेश ठाकुर से। गणेश जी देखिए, अमित शाह के 2 दिन के दौरे में ऐसी बातें हो रही थी कि तीनों ही पार्टियों के नेता मिलकर सीट बंटवारे पर एक फॉर्मूला तय करेंगे। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता लगातार अमित भाई आने के बाद से ही मुंबई में उनके साथ थे। जब वो एयरपोर्ट पे आए तो एयरपोर्ट में सबसे पहले प्रफुल्ल पटेल तटकरे मिले। उसके बाद शाम में एक बैठक हुई, दूसरे दिन सुबह बैठक हुई जिसमें अमित शाह, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस थे। और अजीत पवार का साफ कहना है कि 60-65 सीटों की वो मांग कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी है तो कोई तीनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती हैं। ऐसे में अजीत पवार ने कहा कि हमारे सिटिंग 40 एमएलए हैं, हमको मिनिमम 10+ सीटें और चाहिए, यानी 50+ सीटों की मांग उन्होंने की है। और इनमें से कुछ सीटें बीजेपी की हैं, भाजपा की हैं, तो कुछ सीटें शिवसेना शिंदे गुट की हैं। तो भाजपा के साथ उस बैठक में उनकी जो सीटें थी जो अदला बदल करनी है
उस पर चर्चा हुई, लेकिन शिवसेना के साथ हो नहीं पाई क्योंकि सीएम वहां मौजूद नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में सीएम क्यों मौजूद नहीं थे, उस रात वो देर पे आए, दूसरे दिन सुबह क्यों नहीं आ पाए, और क्यों ये बैठक अमित शाह के सामने नहीं हुई, ये तमाम सवाल हो रहे हैं। क्योंकि शिवसेना भी चाहती कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े, इसलिए तो ये सारी चर्चाएं यहाँ पे शुरू हो रही हैं कि क्या शिंदे सीट देना नहीं चाहते हैं या भाजपा किस तरह की प्रेशर बना रही है, और अजित पवार की स्थिति क्या होगी महायुति आने के बाद में। चलिए गणेश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, अब क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबर पुणे से आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल बस में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की खबर है। पुलिस ने आरोपी स्कूल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी की बहुत बड़ी खबर ये पुणे से, जहां पर बताया यह जा रहा है कि एक स्कूल बस में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है। आरोपी स्कूल बस ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुणे से यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण खबर, 2 बच्चियों के साथ स्कूल बस में यौन शोषण। और राजनीति की दुनिया से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ा अपडेट है। अजित पवार ने 10% मुस्लिमों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। महायुति में एनसीपी को मिली सीटों में से 10% मुस्लिमों को वो टिकट देंगे। विधानसभा चुनाव में 10% मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की बात कही गई है अजित पवार की तरफ से। हमें नया समाज बनाना है, इसका जिक्र इस मौके पर किया अजित पवार ने। 10% टिकट मुस्लिमों को देंगे, इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे, तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। नम्रता दुबे इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी मुंबई से। सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। नम्रता, ये मुस्लिम कार्ड जो खेल रहे हैं अजित पवार, वजह क्या नजर आ रही है, क्या मायने मतलब निकाले जाएं? देखिए, अजित पवार जो है, उनकी जो राष्ट्रवादी है वो मुस्लिम्स के काफी करीब मानी जाती थी जब वो भाजपा में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में इसको लेकर अजित पवार अपना वोट बैंक बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते, जिसको लेकर बारामती में उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि 10% जो सीट्स हैं वो मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। दूसरी तरफ भाजपा के नेता की तरफ से वोट जिहाद को लेकर जो बयान आ रहा था, तो उन्होंने अपना एक स्टैंड क्लियर करने की भी कोशिश की है कि हम माइनॉरिटीज के साथ हैं, हमारा वोट जो है वो क्लियर रहे, क्योंकि वो किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव में नुकसान नहीं चाहते, जो नुकसान उन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा। तो ऐसे में अजित पवार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है अमित शाह के बयान को लेकर, और भाजपा की जो नेता लगातार वोट जिहाद को लेकर बयान दे रहे हैं उसको लेकर। तो 10% सीट देने की बात करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि जो नुकसान हुआ था वो भाजपा, शिवसेना और एनसीपी तीनों को हुआ था लोकसभा चुनाव में। आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि मुंबई और आसपास की जो प्रमुख सीटें हैं वहां पर अजित पवार ने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। तो जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। जब महायुति की सीट डिक्लेयर होगी तो कई नाम भी तय कर चुके हैं अजित पवार। उसके बाद शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। देखिए, अजित के बहाने अब महायुति का पर हमलावर है उद्धव गुट। खबर यह आ रही है कि संजय राउत ने अजित पवार के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक कानून क्यों लाए, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, यह बात संजय राउत ने कही है। तो अजित पवार के बहाने महायुति पर हमलावर नजर आ रहे हैं संजय राउत, और उन्होंने कहा कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है, अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं? ये वोट जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है। ड्रग्स तस्करी वाले मामले में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है।
और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022 और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है, ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल हैं और ये शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए और ये इसलिए गंभीर सवाल हैं क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो 2 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक, उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो और दूसरा, सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों, संस्थानों के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध यदा कदा उजागर हो रहे हैं। अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वॉल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी का सीधा संबंध उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है। अर्थात देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से, यह आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं। तो हम इसलिए आज इस विषय के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुनः
अपने 3 सवाल कांग्रेस से दोहराते हैं। नंबर 1, इस मुख्य आरोपी तुषार गोयल जो कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, जिसका नियुक्ति पत्र उपलब्ध है, उसका कांग्रेस के साथ किस प्रकार का संबंध है? सिर्फ राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध भी है? तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें नफरत का सामान तो मिलता ही था, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। इसके अलावा भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही और उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि कांग्रेस के किन किन नेताओं के साथ इसके संपर्क हैं, जरा बताया जाए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का नंबर इसके मोबाइल से मिला, यानी तुषार गोयल जो कि ड्रग्स तस्करी का आरोपी है, उसके मोबाइल से मिला है। बहरहाल अब अगली खबर, आज की एक और बड़ी खबर, हाथरस सत्संग कांड पर मायावती का बयान सामने आया है। आरोपी भोले बाबा को राज्य सरकार का संरक्षण, यह कहना मायावती का। चार्जशीट में आरोपी सूरजपाल सिंह का नाम क्यों नहीं है, यह सवाल भी पूछा मायावती ने। बीएसपी सुप्रीमो ने चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति, 11 सेवादार आरोपी बनाए लेकिन भोले बाबा का नाम नहीं, यह कहते हुए मायावती ने बड़ा हमला किया है। तो मायावती कह रही हैं हाथरस सत्संग कांड वाले मामले में कि भोले बाबा को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। चार्जशीट में आरोपी सूरजपाल सिंह का नाम क्यों नहीं, यह सवाल भी उन्होंने पूछा। चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति है। 11 सेवादार आरोपी बनाए गए लेकिन भोले बाबा का नाम नहीं, क्यों नहीं, यह सवाल पूछ रही है मायावती। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राज्य सरकार का दरअसल उसे संरक्षण प्राप्त है और उसका नाम ना होना चार्जशीट में, उन्होंने कहा कि यह दरअसल ये जन विरोधी बातें हैं। चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं होना यह जन विरोधी राजनीति है। 11 सेवादार आरोपी बनाए गए लेकिन भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है, इस पर सवाल पूछा है मायावती ने। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए वीरेश पांडे से समझते हैं इसी मामले में कुछ और जानकारी उनसे लेते हैं। वीरेश, मायावती निशाना साधने सीधे राज्य सरकार पर, वो कह रही कि राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है भोले बाबा को। देखिए, मायावती एकमात्र नेता हैं, जब हाथरस कांड हुआ था उस दरमियान भी भोले बाबा के ऊपर उन्होंने सवालात खड़े किए थे। भोले बाबा ने जो भीड़ जुटाई थी उस दरमियान भी एकमात्र नेता हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए थे और जवाब भी मांगा था भोले बाबा से और उनको कटघरे में खड़ा किया था। और ऐसे में चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, भोले बाबा को छोड़ दिया गया है। ऐसे में मायावती पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर और अपनी पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर ये सवाल खड़ा कर रही हैं योगी सरकार पर और भाजपा की सरकार पर कि आखिर 11 सेवादारों को आरोपी तो बनाया गया है, किंतु बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह ही चुप्पी क्यों साधी जा रही है, ये क्या उचित है? ऐसे सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को आगे रोक पाना संभव नहीं है। आमजन इससे चिंतित है और इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, यानी योगी सरकार का संरक्षण भोले बाबा को प्राप्त है। मायावती, मैं कह रहा हूं कि बहुत ही साहस के साथ उस हाथरस कांड पे पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने सवाल खड़े उस दरमियान। ठीक है वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सदगुरु के आश्रम में पुलिस की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस या सेना इस तरह से किसी आश्रम में नहीं भेजी जा सकती है। दरअसल कल ईशा फाउंडेशन के आश्रम में 150 से ज्यादा पुलिस वाले तलाशी करने पहुंचे थे। तलाशी हाईकोर्ट के आदेश के बाद ली गई थी। एक पिता ने दावा किया था कि उनकी 2 बेटियों को कोयंबटूर के आश्रम में बंदी बनाकर रखा गया। पुलिस के तलाशी अभियान को ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई में वो 2 महिलाएं भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से संन्यास लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पूरा फैसला विस्तार से बताएंगे आपको मेरे सहयोगी निपुण सहगल। निपुण, अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक रूप से अभी ये आदेश नहीं आया है क्योंकि जजों ने ये इच्छा जाहिर की कि जो दोनों साध्वी बहनें हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं और जज अपने चैम्बर में गए हैं ताकि, क्योंकि ये एक हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है जिसमें थोड़ी गोपनीयता रखी जाती है, तो जजों ने कहा कि अगर ये दोनों यहाँ मौजूद होती तो हम चैम्बर में बुलाकर इनसे मिलते, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन जुड़ी हैं तो हम चैम्बर में जाकर इनसे बात करेंगे, इनकी बात को सुनेंगे और उसके बाद आकर आदेश देंगे। हालांकि जो थोड़ी देर की सुनवाई कोर्ट में हुई वहां खुले तौर पर भी एक साध्वी ने कहा कि मैंने अपनी इच्छा से संन्यास लिया है और हाईकोर्ट के जज को भी बताया था मैंने कि 8 साल से हमारे पिता मुझे और हमारे आश्रम को परेशान कर रहे हैं, फिर भी इस तरह का आदेश दे दिया गया, ये आदेश गलत है। तो ऐसे में यही माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने जा रहा है हाईकोर्ट के आदेश पर और आगे की कार्रवाई जो है रुकी रहेगी इस मामले में।
चलिए, धन्यवाद निपुण इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।